सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये जो टॉपिक रहेगा उपसर्ग और पर्दे के बारे में रहेगा, जिसके हम भेद के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तो आज आप लोगों का ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं उपसर्ग और पर्दे के बारे में। तो उपसर्ग और पर्दे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग हैं जो शब्दों के निर्माण और अर्थ परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनको विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग के बारे में, जिसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी कहते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और फिर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसमें कोई विशेषता ला देते हैं। वो आपके क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देंगे या फिर कोई विशेष परिवर्तन या फिर विशेषता वहाँ पर लेके आ जाते हैं उस शब्द में। उपसर्गों का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उपसर्गों का कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन शब्द के साथ जुड़ने पर वे अर्थवान हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए उपसर्ग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन। बाकी आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट हमें दे सकते हो। अब हम यहाँ पर उपसर्ग के भेद के बारे में जानेंगे। ये तो आप लोगों ने जान लिया है कि उपसर्ग जो होते हैं शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। तो उपसर्ग के जो मुख्य भेद है, हिंदी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। तो उन 4 प्रकार के उपसर्ग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो इनका प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ पर उपसर्ग का प्रकार है, सबसे पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं ये वे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। ठीक है, जो संस्कृत के उपसर्ग है ये वे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं और इनकी जो संख्या है 22 मानी जाती है। तो संस्कृत के जो उपसर्ग है उनकी संख्या 22 मानी जाती है और हिंदी में जब आए तो इनका जो प्रयोग है ज्यों के त्यों, यानी कि जैसे संस्कृत में थे उसी प्रकार हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो इनकी संख्या है 22 है। तो चलिए उदाहरण के जरिए और अधिक अच्छे से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। तो पहला जो यहाँ पर उपसर्ग है अति। तो यहाँ पर अधिक और ऊपर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अति उपसर्ग से जो यहाँ पर शब्द बनते हैं अतिरिक्त, अतिशय, अतिसार। तो अति उपसर्ग का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अति उपसर्ग से कौन से शब्द निर्माण हो रहे हैं? अतिरिक्त, अतिशय, अतिसार। ठीक है, उसके बाद अधि का मतलब भी ऊपर और श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर इसके जो शब्द हैं अधिकार, अधिनायक, अधिपति। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग रहेगा। अनु, जिसका मतलब होता है पीछे या फिर समान। तो अनु से शब्द बने अनुकरण, अनुभव, अनुराग। तो इनमें कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। उसके बाद अप, जिसका मतलब होता है बुरा या फिर हीन। तो जो यहाँ पर इससे शब्द बन रहे हैं अपमान, अपयश, अपहरण। तो इसमें अप उपसर्ग है। ठीक इसी प्रकार अभि, यानी कि सामने या फिर पास। तो अभि से जो शब्द बन रहे अभिमान, अभिवादन, अभिनय। तो इसमें पूछा जाएगा कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अभि उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद अव, जिसका मतलब है नीचे या फिर हीन। तो इसके जो शब्द है अवगुण, अवतार, अवसर। तो इनमें कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है? अव यहाँ पर उपसर्ग है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अगला जो उपसर्ग है आ। तो आजीवन, आगमन, आकार। तो इनमें कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। उत, तो उत में यहाँ पे जो शब्द है इसके उत्कर्ष, उत्पत्ति, उत्तम। तो यहाँ पे कौन से उपसर्ग होंगे? उत उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा, उत उपसर्ग हो जाएगा। और उसके बाद उप, तो उपवन, उपकार, उपमंत्री। तो इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये उप उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उप उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद दुष या फिर दुर। तो दुस्साहस, दुस्साहस। तो दुस उपसर्ग होगा। दुर्लभ, दुर्लभ। तो दुर यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए दुस और दुर उपसर्ग होता है। ठीक है, आपको शब्द दे देगा और फिर आपको बताएगा कि इसमें बताओ उपसर्ग कौन सा। जैसे निवारण है तो इसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें नी उपसर्ग है। ठीक है, नी उपसर्ग है। निवारण, नियंत्रण में नी उपसर्ग, निबंध में नी उपसर्ग। उसके बाद निर, तो यहाँ पे निर्बल, निर्दोष,
धन, तो निर क्या है, एक उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। और उसके बाद परा, पराजय, इसमें कौन सा है उपसर्ग, परा, पराभाव में परा उपसर्ग, परामर्श में परा उपसर्ग। उसके बाद परि, तो परिणाम में परि उपसर्ग, परिवार में परि उपसर्ग, परिपूर्ण में परि उपसर्ग। उसके बाद प्र, तो यहाँ पे प्रभाव, प्रगति, प्रगति, तो इनमें कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। उसके बाद प्रति, तो यहाँ पे प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, प्रति, प्रतिकूल में प्रति, प्रतिशोध में प्रति, प्रति क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद वी में वियोग में वी उपसर्ग, विज्ञान में वी उपसर्ग, और विशेष में वी उपसर्ग, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सम, तो संपूर्ण, सम्मान, संवाद, तो सम क्या होगा, वहाँ पर उपसर्ग होगा। तो आपको यहाँ पे जैसे शब्द दे दिया और उसमें बताएगा कि संपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको क्या बताना है, इसमें सम उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद आपका शु, सु भी आपका एक उपसर्ग है, तो शुगम, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, शु, सुपुत्र, शु उपसर्ग है। शुयस, शु उपसर्ग है। तो ये आपके संस्कृत के उपसर्ग है, ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए आपके कौन कौन से संस्कृत के उपसर्ग है। अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उप, दुष या फिर दुर, नी, निर, परा और परि, प्र, प्रति, वि, शम, शु। तो ये आपके क्या है, संस्कृत के उपसर्ग। उसके बाद अगले जो आपके आते हैं वो है हिंदी के उपसर्ग। तो ये वे उपसर्ग होते हैं जो हिंदी भाषा में विकसित हुए हैं। तो हिंदी के जो उपसर्ग आपके हैं जैसे अ या फिर अन, ये आपके उपसर्ग है। तो अ और अन के जो यहाँ पे उदाहरण हैं, अजान, अनमोल, अनदेखा, तो अजान में आपका अ उपसर्ग होगा, अनमोल में आपका अन उपसर्ग होगा, अनदेखा में आपका अन उपसर्ग होगा, ठीक है। उसके बाद अध, अध में अध के जो शब्द हैं, अध पका, अध खिला, अध मरा, तो इनमें कौन सा उपसर्ग होगा, अध उपसर्ग होगा। उसके बाद उन, तो 29, 49, 59, ये इसके उदाहरण है। तो 29 में कौन सा यहाँ पर आपका उपसर्ग होगा, उन होगा। 49 में उन उपसर्ग होगा। 59 में उन उपसर्ग होगा। तो उन भी आपका एक उपसर्ग है जो हिंदी का है। उसके बाद औ, तो औ गुण, औ घर, तो औ आओ, औ आओ, आओ आपका क्या है, एक उपसर्ग है। तो आओ जहाँ पर आपको दिखेगा वो आपका एक उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग। उसके बाद कुपुत्र, कुकर्म, कुरीति, तो कु आपका क्या है, कु आपका एक उपसर्ग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चौ, चौराहा, चौमासा, चौपाई, तो ये आपका क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद दो, दो भी आपका एक उपसर्ग है। दुबला, दुधारू, तो दो आपका उपसर्ग है। उसके बाद बिन, बिन ब्याहा, बिन खाया, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, बिन आपका एक उपसर्ग हो जाएगा। तो हिंदी के जो यहाँ पर उपसर्ग है उसमें अ, अन, अध, उन, औ, ओनी, औ, कु, चौ, दु और बी, बिन। तो हिंदी के आप लोगों ने उपसर्ग देख लिए और बिन भी क्या है, एक हिंदी का उपसर्ग है। तो देखो संस्कृत के उपसर्ग देख लिए और आप लोगों ने हिंदी के उपसर्ग देख लिए। अब बात करते हैं उर्दू और फारसी के जो उपसर्ग हैं, जिनको विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं। ये वे उपसर्ग होते हैं जो उर्दू और फारसी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। इनके जैसे उदाहरण है कम, तो कमज़ोर, कम वक्त में कौन सा उपसर्ग है, कम। खुश आपका एक उपसर्ग है, खुशबू में खुश, खुश नसीब में खुश, खुशहाल में खुश आपका उपसर्ग है। गैर, तो गैर हाजिर में गैर उपसर्ग है, गैर कानूनी में गैर उपसर्ग है, गैर जिम्मेदार में गैर उपसर्ग है। उसके बाद दरअसल और दरकरार में कौन सा उपसर्ग है, दर आपका उपसर्ग है। उसके बाद यहाँ पर ना समझ में आपका कौन सा उपसर्ग है, ना। नाखून में, नाखुश में ना उपसर्ग, नालायक में ना आपका उपसर्ग होगा। बदनाम में आपका बद उपसर्ग होगा, बदबू में बद उपसर्ग है, बदकिस्मत में बद आपका उपसर्ग होगा। उसके बाद बेजान में आपका बे उपसर्ग होगा, बेईमान में बे आपका उपसर्ग होगा, बेघर में बे आपका उपसर्ग होगा। उसके बाद लासार में आपका क्या होगा, ला उपसर्ग होगा। लावारिस में आपका ला उपसर्ग होगा। लापता में आपका ला उपसर्ग होगा। उसके बाद सरपंच में सर आपका उपसर्ग होगा। सरताज में सर आपका उपसर्ग होगा। उसके बाद हम सफ़र में हम आपका उपसर्ग है और हम दर्द में हम आपका उपसर्ग है। हम उम्र में हम आपका उपसर्ग है। तो ये आप लोगों ने देख लिए, विदेशी उपसर्ग भी आप लोगों ने देख लिए। संस्कृत, हिंदी और विदेशी उपसर्ग आप लोगों ने देख लिए। अब संस्कृत के जो अवयव है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो कुछ संस्कृत के अवयव भी है जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं, तो उनमें कौन कौन से हैं।
अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो अधःपतन, तो अधः आपका उपसर्ग है। अधोगति, तो अधोगति में कौन सा उपसर्ग होगा आपका? अधः आपका उपसर्ग होगा। अंतःकरण में अंत आपका उपसर्ग होगा। अंतर्ध्यान में अंत आपका उपसर्ग होगा। तो देखो अंतर्ध्यान आपको दे दिया वहाँ पे शब्द। अब पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अंतः इसमें उपसर्ग होगा। चिरकाल में चिर आपका उपसर्ग होगा। चिरंजीवी में चिर आपका उपसर्ग होगा। उसके बाद पुनर्जन्म में पुनर आपका क्या होगा? उपसर्ग होगा। पुनर्मिलन में पुनर आपका उपसर्ग हो जाएगा। बहिर्गमन में बहिर आपका क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। बहिष्कार में बहिर आपका उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद सत्कर्म में सत आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और सतजन में सत आपका उपसर्ग हो जाएगा। स्वदेश में स्व आपका क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। स्वतंत्र में स्व आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया उपसर्ग के बारे में, आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। आप लोगों ने 4 भेद भी देख लिए और अच्छे से सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिए। इस प्रकार आप लोग पहचान सकते हो कि शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सारे मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे प्रत्यय, जिसको अंग्रेजी में सफिक्स भी कहते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अर्थ में शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो वो कौन होते हैं? प्रत्यय होते हैं। उपसर्गों की तरह प्रत्ययों का भी अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। तो प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जैसे उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। एक आपका कृत प्रत्यय होता है, पहला आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा आपका त्वदित प्रत्यय होता है। कृत और त्वदित आपके 2 प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के बारे में पहले जान लेते हैं। तो ये प्रत्यय धातुओं यानी कि क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। ये प्रत्यय धातुओं यानी कि क्रिया के मूल रूप के अंत में जुड़कर संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। तो कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत उनको कहते हैं। तो चलिए इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो अक यानी कि करने वाला, इसका अर्थ होता है करने वाला। तो देखो यहाँ पे अभी जैसे आपको दे दें यहाँ पे लेखक, तो इसमें पूछेगा कि आपका कौन सा यहाँ पे प्रत्यय है, तो अक इसमें प्रत्यय हो जाएगा। लेखक, लेख धन अक, लेखक इसमें अक आपका प्रत्यय हो जाएगा। और यहाँ पे पाठक में पठ धन अक, तो अक इसमें प्रत्यय हो जाएगा। और गायक में गाय धन अक, इसमें आपका अक प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी आपको समझना है कि अक आपका यहाँ पे प्रत्यय है। उसके बाद आपका अन प्रत्यय होता है। तो पठन, पठन इसमें अन आपका प्रत्यय हो जाएगा। और लेखन अन प्रत्यय हो जाएगा। और गमन अन प्रत्यय हो जाएगा। अक आपका प्रत्यय है, अन आपका प्रत्यय है। उसके बाद आपका आ भी प्रत्यय है, ठीक है। झूला इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आ प्रत्यय हो जाएगा। घेरा इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आ प्रत्यय हो जाएगा। लड़ाई इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई। और पढ़ाई इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई। लिखाई इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आई, ठीक है। उसके बाद आओ, तो यहाँ पे बहाओ, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आओ। और घुमाओ, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आओ। तो आपको शब्द दे देगा और उसके बाद पूछेगा कि इसमें प्रत्यय बताओ। तो घुमाओ में कौन सा प्रत्यय? आओ, आओ प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद वाला भी एक प्रत्यय आपका होता है। तो पढ़ने वाला, तो वाला आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। और रख वाला, वाला आपका प्रत्यय हो जाएगा। सुनने वाला, वाला आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद कर भी आपका क्या? एक प्रत्यय है। तो पढ़ कर भी आपका क्या हो जाएगा? एक प्रत्यय हो जाएगा। खा कर, कर आपका क्या? प्रत्यय है। उसके बाद ना भी आपका प्रत्यय, पढ़ना, ना आपका क्या? प्रत्यय। लिखना, ना आपका क्या? प्रत्यय है। उसके बाद कृत प्रत्यय के उपभेद भी होते हैं। तो कृत प्रत्यय के उपभेद कौन कौन से हैं? कर्तवाचक कृत प्रत्यय जो कर्ता का बोध कराए, जैसे लेखक, पाठक, खिलाड़ी। तो ये आपके कर्तवाच्य कृत प्रत्यय होते हैं। उसके बाद कर्मवाचक कृत प्रत्यय जो कर्म का बोध कराए। जो कर्त में ये कर्ता का बोध कराते हैं और कर्म में ये कर्म का बोध कराते हैं, जैसे ओढ़नी, बिछोना। बिछोना में बताना कौन सा यहाँ पे प्रत्यय होगा कमेंट में जल्दी से जल्दी। उसके बाद करणवाचक कृत्य प्रत्यय। तो करणवाचक जो कृत्य प्रत्यय जो साधन का बोध कराएं, जैसे बेलन, झाड़न। तो यहाँ पर ये आपके करणवाचक कृत्य प्रत्यय के यहाँ पे उदाहरण थे। उसके बाद भाववाचक कृत्य प्रत्यय। तो भाववाचक कृत्य प्रत्यय क्या हुआ? जो भाव का बोध कराते हैं वो आपके भाववाचक कृत प्रत्यय हो गए। तो लिखाई इसमें आई, पढ़ाई आई यहाँ पे प्रत्यय होगा। बहाव इसमें आओ क्या होगा? यहाँ पे प्रत्यय होगा। उसके बाद क्रिया बोधक कृत्य प्रत्यय। तो क्रिया बोधक कृत्य प्रत्यय क्या होता है? जो क्रिया का बोध कराते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है चलता,
तो चलता में बताना जरा जल्दी से कौन सा यहाँ पे पढ़ते हैं। दौड़ता, तो जल्दी बताओ दौड़ता में कौन सा पढ़ते हैं, ये आपको जल्दी बताना है। दौड़ता, अभी मैंने ऊपर ही बताया था, देखो आपको कुछ बताया था मैंने, आपको हिंट देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जल्दी कमेंट में बताओ। यहाँ पे चलता और दौड़ता कौन सा पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो देखो कृत प्रत्यय पहला था और त्वदित प्रत्यय दूसरा था। तो कृत प्रत्यय के भेद आप लोगों ने देख लिया, अब त्वदित प्रत्यय देख लेते हैं। तो त्वदित प्रत्यय क्या होते हैं, ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। त्वदित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को तदितांत कहते हैं। तो कृदंत कृत प्रत्यय से और त्वदित से तदितांत, तदितांत, ठीक है। इसके उदाहरण है, देखो आई क्या है, इसके उदाहरण है आई एक प्रत्यय है, तो भलाई इसमें कौन सा प्रत्यय आ गया, आई। और चतुराई इसमें कौन सा प्रत्यय आ गया, आई। और जेठानी इसमें कौन सा प्रत्यय आ गया, आई। और सेठानी इसमें कौन सा प्रत्यय आ गया, आई प्रत्यय। और ये आई आनी ये किसके उदाहरण है, त्वदित प्रत्यय के, ठीक है। उसके बाद दयालु, आलू, तो आलू क्या आपका प्रत्यय है। और कृपालु, ये आलू क्या आपका, कृपालु में कौन सा प्रत्यय होगा, आलू प्रत्यय हो गया, ठीक है। उसके बाद या, लुटिया, या, तो लुटिया में कौन सा प्रत्यय होगा, या। और डिबिया, डिबिया में या, ठीक है। उसके बाद ई भी आपका क्या है, एक प्रत्यय है। तो सुखी, बड़ी ई की मात्रा सुखी, तो ई क्या है आपका, एक प्रत्यय है। उसके बाद दुखी, ये आपका प्रत्यय है, त्वदित प्रत्यय। और गर्मी, ये आपका क्या प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद आपका एरा, एरा भी आपका क्या प्रत्यय है। चचेरा, एरा आ गया ना, चचेरा, एरा, एरा क्या आपका प्रत्यय है। ममेरा, एरा, एरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ममेरा को पहले आपको यहाँ पे विच्छेद करना है, उसके बाद आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि कौन सा प्रत्यय आ रहा है। सपेरा में कौन सा होगा, एरा, एरा क्या आपका प्रत्यय है, त्वदित प्रत्यय है। और बचपन, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, पन। और अपनापन, पन कौन सा है, पन क्या है, एक प्रत्यय है। और लड़कपन, लड़कपन में कौन सा प्रत्यय, पन प्रत्यय है। वान, गुणवान में वान प्रत्यय है। धनवान में वान प्रत्यय है। और पालनहार, इसमें हार प्रत्यय होगा। खिलनहार, हार क्या होगा, प्रत्यय होगा। उसके बाद सुंदरता, इसमें ता प्रत्यय होगा। मानवता, इसमें ता प्रत्यय होगा। उसके बाद सामाजिक, इसमें इक प्रत्यय होगा। धार्मिक, इक प्रत्यय होगा। दूध वाला में वाला प्रत्यय होगा। फल वाला में वाला प्रत्यय होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद त्वदित प्रत्यय के भी उपभेद है, जैसे कर्तवाचक त्वदित प्रत्यय हो गया जो कर्ता का बोध कराता है, जैसे लोहार, सुनार, दुकानदार। भाववाचक त्वदित प्रत्यय क्या होता है, जो भाव का बोध कराता है, जैसे बचपन, मित्रता, सुंदरता, सुंदरता। उसके बाद संबंधवाचक त्वदित प्रत्यय क्या होता है, जो संबंध का बोध कराए, जैसे ससुराल, ननिहाल, ममेरा। उसके बाद उनतावाचक त्वदित प्रत्यय क्या होता है, जो लघुता या कमी का बोध कराए, जैसे लुटिया, डिबिया, खटिया। उसके बाद गुणवाचक त्वदित प्रत्यय क्या होता है, जो गुण का बोध कराता है, जैसे गुलाबी, भारतीय, धनी। और स्थानवाचक त्वदित प्रत्यय क्या होता है, जो स्थान का बोध कराता है, जैसे जयपुरी, बंगाली। और स्त्रीलिंग त्वदित प्रत्यय क्या होता है, जो स्त्रीलिंग का बोध कराए, जैसे देवी, शेरनी, जेठानी, सेठानी। ये सब आपका स्त्रीलिंग वाचक त्वदित प्रत्यय है। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर आपको बता देता हूँ। तो जो उपसर्ग होता है ये शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उसके बाद मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं कौन, उपसर्ग। और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं या फिर नया शब्द बनाते हैं कौन, प्रत्यय। और इनका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, किसका, उपसर्ग का। और इनका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता कौन, प्रत्यय, ठीक है। जैसे उपसर्ग के आप लोग उदाहरण देख लीजिए, कुपुत्र। तो कुपुत्र में आपको यहाँ पे बताना है कौन सा उपसर्ग है, जल्दी कमेंट में। और लेखक, तो इसमें आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है, तो ये आपको बताना है। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द निर्माण और भाषा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें समझकर हम शब्दों की उत्पत्ति और उनके अर्थों को बेहतर ढंग से समझते हैं। तो आप लोगों ने ये सारा अच्छे से देख लिया है। आपने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, उनके भेद के बारे में अच्छे से देख लिया है। और सारे जितने भी आप ये हो सकते हैं, ये आपके उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश की है। बाकी अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो।